नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलकराज शर्मा। आज देख रहे हैं आप हमारा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे ही। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सोलन विधानसभा के नेता राजेश कश्यप जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी है भाजपा के। आइए आज इनसे हम पूछते हैं। राजेश कश्यप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद लाइव टीवी के लिए। मैं तिलक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपसे रूबरू हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए कहा जाता है कि लगातार यहाँ पर भाजपा हार रही है और इस बार आप भी पिछली बार इलेक्शन लड़े, आप भी कम मतों से हारे। तो ये 4-4.5 साल का कार्यकाल जो रहा सरकार का, इस दौरान जो आपने विकास करे सोलन के लिए किए, तो थोड़ा हम इसे प्रकाश आप डालेंगे जनता के लिए कि आपने क्या क्या कार्य इस बार जो 4.5 साल के उसमें किए, थोड़ा विस्तृत जानकारी। देखिए, सोलन विधानसभा क्षेत्र में जो मुख्य कार्य हुए हैं, आप जानते हैं यहाँ के लिए जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से आज सोलन शहर के लिए लगातार हमारे ठाकुर जयराम जी जितना भी हो सकता है उतनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक बड़ा इंस्टीट्यूशन का जो डेवलपमेंट होना एक बहुत बड़ा एक स्टेप था भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, सोलन क्षेत्र में आप जानते हैं यहाँ पे सोलन के साथ साथ शिमला और फिर सिरमौर के भी यहाँ बहुत लोग आकर बसे हैं। वैसे तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लोग यहाँ बसे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ हॉस्पिटल की हालात जिसपे लगातार पिछले कई सालों से चर्चा हो रही थी, उसको भी हमने जो है माननीय ठाकुर जयराम जी के समक्ष रखा और उन्होंने तुरंत इसके लिए पहले जमीन अलॉट की। फिर उसके बाद उसका जो भी एक ट्रांसफर की एक प्रक्रिया थी वो चली, बीच में कोरोना आ गया। फिर फाइनली जो है उसका जो है फाउंडेशन स्टोन रख के आज हम ये कह सकते हैं कि ठाकुर जयराम जी ने जो 100 करोड़ का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है उसमें 35 करोड़ रुपए जो है इनिशियल मनी जो है वो हमें मिल चुका है और ये प्रोसेस जो है अभी चलने वाली है। इसी तरह से सोलन में आपके जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस खोला गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ के जो हमारे टीचर्स हैं उन्हें यहाँ से घाट जाना पड़ता था। वैसे ही यहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कुल 22 डॉक्टरों की सीट्स थी, लेकिन ठाकुर जयराम जी के समक्ष जब हमने ये रखा कि यहाँ सीटें बढ़ाई जाए तो 5 डॉक्टर्स की सीट उन्होंने बढ़ाई थी और 5 का जो है और वादा किया है। तो वो भी शायद मुझे लगता है एक आने वाली कुछ ना कुछ कैबिनेट कमेटी में तो 10 डॉक्टर्स हमारे जो है यहाँ आ जाएंगे। अभी कहते ट्रांसपोर्ट नगर के लिए घोषणा हुई है कल परसों की। सिर्फ ये घोषणा है कि इसके लिए बजट का प्रावधान हुआ है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ घोषणा हुई है इलेक्शन नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठाकुर जयराम जी की सरकार खाली घोषणाओं पे जो है वो विश्वास नहीं रखती है। आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने जो भी कार्य किए हैं उसमें जो है माकूल पैसा जो है उपलब्ध कराया है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ जब हॉस्पिटल की बात है, हॉस्पिटल को भी पैसा जो लैंड अलॉट हुई है वहां पे हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए एडिक्वेट पैसा दिया है। उसी तरह से अभी ये जो कल ही आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने हम सभी सोलन वासियों की एक बहुत समय से चली आ रही डिमांड थी, जिसमें बहुत सारे हमारे मैकेनिक भाई डिस्प्लेस हो गए थे और उनके जो है बेरोजगार हो गए थे, बेरोजगार भी और आप समझे कि विस्थापित हो गए, विस्थापित हो चुके। उन्हें कईयों को यहाँ से कुमारटी जाना पड़ा, कईयों को धर्मपुर और कईयों को चंडीगढ़, कई लोग घर पे बैठ गए। तो एक बहुत एक 4 लेनिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई। लेकिन 25 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये डेवलप होगा। आप जानते हैं उसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे जब माननीय ठाकुर जयराम जी पहले आए थे तो मैंने इसी रेस्ट हाउस में जो है माननीय ठाकुर जयराम जी से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट नगर है उसको जो है उसकी फाउंडेशन भी हुई थी और उसका हमने रिक्वेस्ट किया था तो हुआ। लेकिन बीच में कुछ हाई कोर्ट की इंटरवेंशन रही, कुछ जो है थोड़ा कोरोना काल रहा। तो आज हमने जब दोबारा से ठाकुर साहब के पास रिक्वेस्ट की, अभी कुछ ही दिन पहले जब वो न्यू सर्किट हाउस में आए थे तो मैंने अपनी ओर से ये रखा था कि हमारी मुख्य डिमांड जो है ट्रांसपोर्ट नगर है वो खड़ी है, उसको कृपया उसको करें। और साथ ही साथ जो एक हमने हमारा जो शायरी का एरिया है, ममलीग का एरिया है, ममलीग में जो है एक गवर्नमेंट कॉलेज बनाने की भी डिमांड रखी थी। तो ये 2 डिमांडें हमने उस दिन रखी थी और आज ये जो ट्रांसपोर्ट नगर
सोलन वासियों को मिला है। डॉक्टर साहब, आपके विरोधी जो है, चाहे वो भाजपा में है चाहे कांग्रेस में, वो आपके ऊपर एक ही इल्जाम लगाते हैं कि परिवारवाद, कि आप परिवारवाद का चेहरा है, परिवारवाद से आप निकल रहे हैं। आपके परिवार के लोग पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, आपके ससुर भी गलते मंत्री भी रहे, अब विधायक हैं। तो उस बारे में क्या कहना है? इसका क्या परिवारवाद का जो आपके ऊपर एक वो लगता है, तो आप इसको कैसे स्पष्टीकरण देंगे? क्या कारण क्या है इसका? भाषा है, उसका आकलन करना जो है बहुत जरूरी है। परिवारवाद के मायने होते हैं कि जिस तरह से कोई भी एक लीडर है, अगर वो किसी वजह से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है तो उसके स्थान पे आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बेटी को ला करके खड़ा करते हो, जो कि कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं रहा। लेकिन आपके ऊपर ये भी इल्जाम लगता है कि आप, आपके ससुर जो है एमएलए, उनको भी आप कभी भी 5-4 साल में कभी भी आपने उनको डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया कि आपने ये काम नहीं किया। जितने इल्जाम मैंने लगाए हैं, मुझे लगता है आज दिन तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली कभी उनका नाम लिया है। लेकिन मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको, मैंने अभी पीछे जब की थी तो मैंने 20 जो है क्वेश्चन पूछे हैं उनसे कि आपने जो पिछले 5 सालों में या आप 10 साल कह लीजिए, उसमें जो आप काम नहीं कर पाए हैं, तो आप इन 20 प्रश्नों का जवाब दीजिए कि ये क्यों नहीं हुए। तो वो तो हमने तो प्रश्न भी पूछे हैं, और इल्जाम लगाने की तो खैर कोई बात नहीं। हम तो प्रश्न, क्योंकि एक राजनीति में जो है वो हर एक, चाहे वो कोई भी पार्टी है, कोई भी दल है, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, तो वो अपने समाज को डेवलप करने की बात करता है। तो जब हम डेवलप कर रहे हैं, समाज की बात है, जैसे यहाँ की सोलन विधानसभा की सीट आरक्षित है, लोग बोलते हैं आरक्षण में और भी जातियां आती है, सिर्फ एक ही विशेष जाति को, बोले आरक्षित को भी आरक्षित कर दिया गया है कि कश्यप ही लड़ेंगे, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो चाहे एमपी का हो। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ इस बात को कि लोग ये बोल रहे हैं कि और जातियां भी हैं, 50 इसमें 20-25 जाति और भी होंगी जो इसमें एससी कैटेगरी में आती होंगी। उसके बारे में क्या कहना है? मेरा ऐसा क्यों है कि विशेष वर्ग को ही, या तो उनकी संख्या ज्यादा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं इसके ऊपर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। हर एक जाति को जो है वो चांस मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई पार्टी किसी एक विशेष जाति को प्रोत्साहित कर रही है, वो अपनी एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स के आधार पे जो है हर एक सीट लड़ी जाती है, चाहे वो कसौली की सीट हो, पछाद की हो, सोलन की हो। तो यहाँ पे जो है पार्टी का अपना जो है, पार्टी के जो पदाधिकारी है, पार्टी के जो नेता है, जो हायर लेवल के जो नेता हैं, या जो आपके सर्वों पे आधारित जो है देखा जाता है कि कौन किस जाति का जो है वो इलेक्शन लड़ेगा, या कौन किस समुदाय से, या कौन एक व्यक्ति विशेष जो है इलेक्शन लड़ेगा। इसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक विशेष जाति को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, अगर एक जिस तरह से आपने कहा कि कश्यप समुदाय के लोगों को ही ज्यादा जो है उठाया जा रहा है, तो हो सकता है पार्टी चाह रही है, और जो है आपके जो कैंडिडेट्स हैं उस जो पर्टिकुलर समुदाय उससे ज्यादा हो, तो उसी हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी और जो आपकी जो ओपन सीट्स हैं, वहां पे भी कई जगह ऐसा देखा गया है कि वहां पे भी पर्टिकुलर एक समुदाय को जो है प्रोत्साहित किया जाता है। एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि 4.5 सालों में मंडल अपने राह पे चला, आप अपनी राह पे चले। कुछ कार्यक्रम ऐसे हुए, मंडल ने अपने तरीके से करे, आपने अपने तरीके से। उसके बारे में क्या कहना है कि क्या कारण रहा कि आपको जयराम सरकार से पूरा सपोर्ट था कि आपका डीओ भी चल रहा था, ट्रांसफर भी आपके उससे हो रही थी, ठीक है, उसके बाद भी मंडल के साथ आपका तालमेल नहीं बैठ पाया, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, अच्छा संपर्क रहा। पहले हमारे रविंद्र परिहार जी थे, अभी हमारे मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर जी है। मेरी दोनों से बहुत अच्छा तालमेल है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी मोर्चे का है, चाहे वो किसी अपने मंडल का है, या कोई और भी कार्य है, जिले का है या स्टेट का है, हमने सभी कार्य जो यहाँ सक्सेसफुल किए। ये तो कुछ लोगों की धारणा है कि जो एक, या आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेश कश्यप या हमारा मंडल है उसमें जो है वो कुछ खटास है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसी खटास होती तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, जिसमें हमारे यहाँ पे आदरणीय श्री नड्डा जी भी आए, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो है 2019 के इलेक्शन में आए, और त्रिदेव सम्मेलन यहाँ पे हुआ, और अभी हमने एक और बड़ा त्रिदेव सम्मेलन किया, पन्ना प्रमुख सम्मेलन यहाँ हुआ। तो ऐसे बड़े बड़े आयोजन, कुछ जिला के भी और कुछ स्टेट के भी बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं,
अगर हम सब में जो है एकता नहीं होती तो मैं नहीं समझता ये कार्यक्रम होते। उसमें अभी भी लोग ये बोलते हैं कि जो भी मंडल कार्यकारिणी बनी उसमें आपके समर्थकों को दरकिनार करके और लोगों को रखा गया। कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जिनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, समर्थक हर एक जो नेता है उसके होते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो पार्टी की जो एक कार्यकारिणी है उसमें उनका स्थान हो। हर एक जो कार्यकर्ता है उसकी अपनी एक कार्यशैली होती है, उसके हिसाब से जो है वो कहाँ पे फिट होता है, किस तरह से वो कार्य कर सकता है, उसी के आधार पे जो है जो मंडल में है या कहीं और स्थान जो है। निष्कासन भी किए गए, आपके समर्थक भी निकाले गए पार्टी से, उस बारे में नहीं, ऐसा जो मानना है कि कोई हमारे समर्थकों को पार्टी से निकाला गया, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सब कार्यकर्ता बराबर है। मैं समर्थक और नॉन समर्थक ऐसा कोई मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह की कोई डिफरेंशिएशन होनी चाहिए पार्टी के अंदर। पार्टी के मायने पार्टी है, पार्टी में जो है हर एक कार्यकर्ता जो है सभी बराबर है। हाँ, अगर किसी को निकाला गया है तो उसको दोबारा से जो है पार्टी में लिया जाना चाहिए। ये मैं लगातार जो है अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनके संज्ञान में भी लाता रहता हूँ कि किस पार्टी के कार्यकर्ता की जो है हमारी कितनी वैल्यू है। क्योंकि आप तिलक जी जानते हैं, सोलन में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ज्यादातर जो है टक्कर रहती है। यहाँ पे एक एक वोट की गिनती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक कार्यकर्ता को जो है प्रोत्साहित किया जाए, उनको इकट्ठा करके रखा जाए। और अगर बाई चांस कोई कार्यकर्ता हमारा जो है वो बाहर निकला है तो उसको भी ला करके उससे रिक्वेस्ट करके जो है हम उससे बात करके हम अपने सोलन में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, ये आपको भी पता है। सोलन बस स्टैंड की पार्किंग जो 24 साल पहले डॉक्टर बिंदल ने जिसके लिए बात की थी, नींव रखी थी, उसके बाद मंत्री जी बने धनीराम शांडिल जी, आप भी आए, अभी तक वो समस्या बस स्टैंड का कोई भी नहीं हुआ। बोले ट्रांसफर हो गई है भूमि सेना के साथ। इस बारे में आप क्या कहेंगे जो बस स्टैंड की उसके पार्किंग के बारे में? देखिए, एक पार्किंग विशेष की बात हो रही है। मैं इस पार्किंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं पहले जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स रहे हैं उनको भी रिक्वेस्ट किया था और माननीय ठाकुर जयराम जी ने एडिक्वेट मनी जो है, उनकी जो एक डिमांड है आर्मी एरिया से जो जमीन ट्रांसफर करने की एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने एक डिमांड रखी है। ये जो पीछे से जो कनेक्टिंग रोड है, उस कनेक्टिंग रोड को जो है वो पहले उसको जो है पक्का करके दे, तब जो है वो इस लैंड को जो है ट्रांसफर करेंगे। तो अब वो उसके ऊपर जो है जैसे गेट वगैरह भी लगा दिया गया है, वहां पे वो रोड के वहां तक पहुंचा दिया गया है। जो हमारा सर्किट हाउस बना है उससे ऊपर, उससे इधर वाली साइड को ये पड़ता है। तो वो जो कनेक्टिंग रोड है बैक साइड का, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से जो है इनका रोड बंद होना है और आर्मी एरिया का कुछ रूल्स होते हैं, वो हर एक एरिया को ओपन रखते हैं। क्योंकि कभी भी जो है मुझे लगता है उनकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो उनका एरिया है वो उसकी जो अप्रोच है वो कभी बंद नहीं की जा सकती है। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि उनको एक बहुत ज्यादा ओपन रोड चाहिए और उसके लिए भी एडिक्वेट मनी अबाउट 70-80 लाख रुपए उसके लिए चाहिए। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि उस रोड को जो है पक्का करने के लिए और उसकी जो फेंसिंग वगैरह करनी है, और जो गेट बना था गेट तो बन गया, लेकिन जो फेंसिंग है या पक्का करना है उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट जो है। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप भाजपा के लोगों को कम काम करते हैं, कांग्रेस वालों को ज्यादा लगते हैं, उनको डीओ भी देते हैं, उनकी ट्रांसफर भी कराते हैं। इससे जो विशेष कार्यकर्ता है वो आपके ऊपर आपसे नाराज है कि ऐसा क्यों करते हैं, कांग्रेस वालों के काम कर रहे हैं। इसको लेकर भी आपके ऊपर आपके विरोधी ने बहुत इल्जाम लगाए हैं कि ये ट्रांसफर डॉक्टर साहब लेके आए थे, चाहे तहसीलदार का मामला हो चाहे किसी और का मामला हो, उसके ऊपर आपको घेरते रहते हैं वो हर मंच। देखिए, उसका क्या कहना है कि आपका डीओ जो है वो आप सचमुच देते हैं डीओ की, ऐसा है मामला? देखिए, हमारे कोई ऐसे डीओ नहीं होते। मैं तो जो रिक्वेस्ट जिस किसी की भी आती है, मैं किसी के माथे पे जो है भाजपा और कांग्रेस ने लिखा है। जो एक कर्मचारी है या अधिकारी है वो तो सरकार का है, वो भाजपा या कांग्रेस को काम नहीं करता। अगर करता है तो वो गलत बात है, लेकिन कोई अगर अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, अच्छा कार्य करने वाला है, तो उसको जो है अपने एरिया में ला करके अपने लोगों को जो है उसका फायदा दिलाना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है। डॉक्टर साहब, अंतिम क्वेश्चन आपसे एक सवाल जो है अंतिम पूछ रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि सुनने में आया कि आपका और डॉक्टर बिंदल का 36 का आंकड़ा बताया जाता है। डॉक्टर बिंदल समर्थक ये बोल रहे हैं कि राजेश कश्यप की टिकट कट चुकी है, हमारे को टिकट मिल चुकी है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा उसके बाद, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, टिकट देना
और लेना जो है और टिकट डिसाइड करना जो है, ये बहुत ही शीर्ष नेतृत्व का काम है। इसमें ना कुछ लोग यहाँ पर सोलन में ये बोल रहे हैं कि उसकी टिकट, राजेश कश्यप की टिकट तो कट गई है, हमारी फाइनल हो गई है, बिंदल जी के बनने से हम देखिए कि हमारा ऐसा हो चुका है। ऐसा मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूँ, मुझे टिकट मिले या ना मिले, अभी 2017 से अब लेकर आपने आज 4 तक साल इतनी मेहनत करी, इतना काम करा, तो उसका अगर लास्ट में आपको टिकट ना मिले तो क्या होगा? वही मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि मैं 18 दिसंबर 2017 को हमारा जो है चुनाव का परिणाम निकला था, जिसमें मैं 671 वोट से हार गया। लेकिन 23 दिसंबर को मैंने पहली बैठक जो है, जहां पे मुझे सबसे कम वोट मिले थे दर्जा बूथ पे, वहां जाकर के मैंने बैठक की थी और मैंने जाकर के ये पूछा था लोगों से कि क्या कारण रहे। तो मैंने कारण जानने का जो है उस वक्त वहां जाकर के फाइंड आउट किया कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से मुझे इस बूथ पे सबसे कम वोट मिले। तो मैं उस दिन से और आज दिन तक, अभी आप मिले हैं, मैं अभी पूरे जो है 4 पंचायतें जो है अभी विजिट करके आ रहा हूँ, लोगों से मिलके आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है लोग जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या जो सर्वे है उसमें सब कुछ प्रकट हो जाएगा, किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं और लोग मेहनत को देखते हैं, और अगर लोग समझेंगे कि डॉक्टर राजेश कश्यप जो है उनका अच्छा, अगर टिकट नहीं मिलता है प्रतिनिधि बन सकता है, तो मैं जरूर। हाँ जी, अगर टिकट नहीं मिलता फिर क्या करेंगे डॉक्टर राजेश कश्यप? क्या भाजपा छोड़ देंगे? जिस तरह ऑप्शन खुला, जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व बोलेगा हम वही काम करेंगे। देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी का जो भी हमारा नेता होगा उसके लिए हम कार्य करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद लाइव न्यूज 24 टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद।